अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंटी डिप्रेसेंट्स में पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बारे में बताया था कि वो क्या करते हैं। ठीक है, तो वो समझ तो आपको आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक दफ़ा मैं दोबारा आपको ओवरव्यू देता था, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ जो 2 रह गए हैं इसके और कलर क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको मैं बताता हूँ कि ये देखें, ये था पोस्ट नोटरी और ये प्री था, ये पोस्ट। ठीक है, इसमें समझ लें नॉरएपिनेफ्रिन था। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर उसको देंगे तो ये पोस्ट नॉटर्मिनल। ठीक है, पोस्ट नॉटर्मिनल ठीक हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये हो जाए हमारे नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, जब ये यहाँ से री अपटेक चला होगा तो ये अंदर चला जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, अंदर चला जाएगा तो इस पर क्या एक्ट करेंगे, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज एक्ट करेगा, जो कि इसको इनएक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा। इनएक्टिवेट फॉर्म कन्वर्ट करवाएगा, फिर इसको एक्सक्रीट करने के बाद ठीक है, हमने क्या करना था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी वजह से इसके अंदर कम हो रही थी। ठीक है, कम हो रही थी, तो हमने क्या करना है, हमने इसको मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो इंजाइम है इस पर एक्ट कर रहा है, उसको हमने क्या करवाना था, उसको हम इनहिबिट करवा देंगे। इनहिबिट किस तरह इनहिबिट कराएंगे, हम उसको दे देंगे मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये हम उसको दे देंगे तो फिर ये इनहिबिट हो जाएगा एक्शन। तो उसकी वजह से ये अंदर नॉरएपिनेफ्रिन इनएक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, तो अंदर हो ज़्यादा हो जमा होता जाएगा, और जिसकी वजह से ये नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया था मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, उसको देंगे तो। अब दूसरा हमारे पास आ जाता था कि उसको क्या, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को मैंने क्या बताया था कि ये प्री नोटोन या पोस्ट नोटोन। ठीक है, ये यहाँ तो हमारे पास चैनल होते हैं। ठीक है, ये रीअपटेक चैनल, लेकिन इसके साथ मैंने कहा था ये प्री नर्व टर्मिनल पे हमारे पास क्या होते हैं, मस्कुरेनिक, एड्रीनर्जिक और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं। और लेकिन जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का ये होता है ना कि वो इसको इनिबिट करते हैं रीअपटेक को भी, और साथ साथ इसको हिस्टामिनिक, मस्कुरेनिक और अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को भी इनिबिट करते हैं, इनके एक्शन को भी, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ बढ़ जाती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाती है। लेकिन असल मसला क्या होता है कि इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ना, वो जो रिसेप्टर्स के जब उसको बंद कर देंगे तो उसकी वजह से उसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यही था। ठीक है, और फिर अब मैं आ जाता हूँ जो आज के टॉपिक में आपको बताना था, सिलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर और सेरोटिनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेक्टिव सेरोटिनिन रीअपटेक इनहिबिटर, उसको हम क्या बोलते हैं, SSRI। ठीक है, सिलेक्टिव सेरोटिनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सिर्फ सिलेक्टिव सेरोटिनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कहते हैं ये जो सेरोटिनिन की रीअपटेक को इनहिबिट इस तरह करते हैं, इनकी जो होती है ना सिलेक्टिविटी, वो 300 to 3000 फोल्ड ग्रेटर सिलेक्टिविटी होती है सेरोटिन ट्रांसपोर्टर की। क्या मैंने कहा था, 300 to 3000 फोल्ड ग्रेटर सेलेक्टिविटी है सेरोटिनिन की, उनको ब्लॉक करने की नॉरएपिनेफ्रिन के निस्बत से। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास कहते हैं इसकी जो ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है ना, ब्लॉकिंग एक्टिविटी, ये जो इधर एडिनर्जिक, ये वाली हिस्टामिनिक और मस्कुलिनिक, इस पे भी बहुत स्लो होती है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ये हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस भी हमारे पास। ठीक है, जब ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीटिंग डिप्रेशन के लिए। ठीक है, फिर इसके हमारे पास एक्शन आ जाता है। एक्शन हमारे पास ये करता है कि जब ये हो गया सेरोटिनिन। ठीक है, जब इसकी रीअपटेक को इनहिबिट करेगा तो इसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ती जाएगी सेरोटिनिन की। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास डिप्रेशन को ट्रीट करता है। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास है, लेकिन जो इसका जो टिपिकली जो इसका टाइम लगता है ना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मोड में, जो टिपिकली टाइम लेता है वो हमारे पास लेता है 2 वीक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा 2 वीक्स। और जो इसको मैक्सिमम बेनिफिट जो इसको चाहिए होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है 12 वीक्स तक। ठीक है, 12 वीक्स तक याद रखिएगा। ठीक है, और जो इसका यूज़ होता है हमारे पास क्या होता था, इसका यूज़, ये यूज़ किस लिए होता है, ये यूज़ होता है हमारे पास डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए। ठीक है, डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, डिप्रेशन के बाद वेरियस एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बाकी फिर इसके बाद हमारे पास इसके आ जाती थी, इसकी क्या आ जाती थी, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास क्या आ जाती थी, फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास ये ऑरल, यानी कि जब इसको हम ऑरली देंगे तो ये वेल एब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जो इसके पीक लेवल्स होते हैं ना, वो हमारे पास 2 to 8 आवर्स में हमारे पास शो हो जाते हैं।
एवरेज, ठीक है, पीक लेवल्स। और जो इनकी हाफ लाइफ होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ एस एस आर आई इनकी हाफ लाइफ हमारे पास कितनी होती है, 16 to 36 आवर्स, ठीक है, 16 to 36 आवर्स। लेकिन इसमें जो फ्लोक्सिटीन होता है ना, इसमें जो एक है ड्रग, उस फ्लोक्सिटीन, उसकी हाफ लाइफ होती है हमारे पास 50 आवर्स, ठीक है। और जो लेकिन जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, फ्लोक्सिटीन की एक्टिव फॉर्म जो होती है ना, उसकी हाफ लाइफ हो जाती है 10 डेज। यानी ये देखें, ये डेज में भी जाती है इनकी हाफ लाइफ और आवर्स में भी, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता था इसके एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास हेडेक करवाता है बंदे का, ठीक है, हेडेक वगैरह हो जाते हैं। फिर इसके बाद स्वेटिंग हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, जब स्लीप डिस्टर्बेंस, एस डी समझ लें, स्लीप डिस्टर्बेंस है, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंस में हम पेशेंट को क्या देंगे, हम उसको पैरोक्सिटीन और फ्लोक्सोमाइन, ये दोनों हम उसको दे देंगे, ठीक है। स्लीप पेशेंट को जिसको डिफ़िकल्टी हो रही होगी स्लीपिंग में, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें आ जाता था फ्लोक्सिटीन, सेरोटोनिन और फ्लोक्सोमाइन, ये हमारे पास हो जाती थी, चिल्ड्रन में यूज़ होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास उसको क्या कहते हैं आगे जो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें ये जो होते हैं हमारे पास, ये डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम भी कॉज करते हैं। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम वो कब कॉज होता है, जब आपको वो कब कॉज होता है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम, जब आप एकदम से वो ड्रग को स्टॉप कर दो, बंद कर दो लेना। लेकिन वो होता किस वजह से, क्योंकि वो जो होते हैं ना शॉर्टर हाफ लाइफ्स, जो ड्रग्स होते हैं उनकी शॉर्टर हाफ लाइफ्स की वजह से और उनकी इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स की वजह से ये डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम्स हो जाता है। फ्लोक्सिटीन जो होता है हमारे पास, उसका फ्लोक्सिटीन है ना, फ्लोक्सिटीन ये इसका डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हमारे पास क्या होता है, लोअर रिस्क होता है इसका, लोअर रिस्क होता है डिसकंटिन्यूएशन, बिकॉज ये हमारे पास इसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है ना, इसलिए। और फिर जो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम के जो हमारे पास आ जाती थी सिम्टम्स हैं, वो हमारे पास आ जाता था हेडेक, ठीक है। फिर स्लीप पैटर्न, चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स ठीक हो गया। और एजिटेशन हो जाती थी, यही चीज़ें आती थी, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसमें यही था सिर्फ सिलेक्टिव सेरोटोनिन, इसमें बस आपने याद रखना कि सेरोटोनिन को सिलेक्टिवली की वर्ड से कि उसमें सिलेक्टिविटी ज़्यादा होती है सेरोटोनिन के लिए अपटेक को इनहिबिट करने की, ये इससे समझ रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला आ जाता था उसमें ये था कि सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसको हम ये बोलते हैं सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो वो उसमें जो हमारे पास ड्रग्स आते थे वो आती थी वेनलाफेक्सिन, डिसवेनलाफेक्सिन, लॉक्सिटीन और लिवोमिल्नासिप्रान, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास हो जाती थी, ये हमारे पास पेन के लिए यूज़ होते हैं, रिलीफ, पेन को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, ये ड्रग्स, SNRI, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ पेन सिंड्रोम्स, की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। फिब्रोमाइल्जिया में ट्रीट होता है, और हमारे पास लो बैक पेन में भी ट्रीट होता है, ठीक है। अगर ये भी हमारे पास डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम करवाएगा अगर हम इसको करेंगे एब्रप्टली स्टॉप, ठीक है। इसको हम अगर एब्रप्टली स्टॉप करेंगे तो ये भी हमारे पास डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम कॉज कर देगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो इसमें आगे हमारे पास आता है वेनलाफेक्सिन। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, वेनलाफेक्सिन। जो वेनलाफेक्सिन है ये हमारे पास क्या करता है, ये इनिबिटर है सेरोटोनिन रीअपटेक का, ठीक है, सेरोटोनिन रीअपटेक का इनिबिटर है, एंड एट मीडियम और हाई डोसेस, मीडियम और हाई डोसेज में इनिबिटर है नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक का, ठीक है। फिर वेनलाफेक्सिन की हमारे पास क्या होती है, मिनिमल इनिबिशन होती है साइटोक्रोम P450, मिनिमल इनिबिशन है साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम, इसकी मिनिमम इनिबिशन। और इसके जो साइड इफेक्ट्स, कॉमन साइड इफेक्ट्स हमारे पास वो हेड एक, नोजिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन। याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास आ जाते हैं ना, इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये यही होते हैं ज़्यादातर, नोजिया, एनजाइटी, ड्रोजीनेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, और ये क्या उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम्स, ये वाली, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो इसकी एक्टिव फॉर्म हो जाती है ना, एक्टिव फॉर्म
वेनलाफेक्सिन की जो हमारे पास आ जाती थी एक्टिव फॉर्म, क्या उसको कहते हैं, एक्टिव फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, आपको तो ये पता चल गया होगा कि अभी क्या कहते हैं उसको, डिसवेनलाफेक्सिन। इसके बाद हमारे पास आ जाता था डुलोक्सिटीन। जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है इसके अंदर सेरोटिन और एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर डुलोक्सिटीन। डुलोक्सिटीन हमारे पास क्या करता है, ये सेरोटिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक को इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारे पास लिवर के अंदर ये मेटाबोलाइज्ड होता है, ठीक है, इनएक्टिव मेटाबोलाइज इन लिवर टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट में, ठीक है। और ये जो हमारे पास हो जाती है ना, जिन पेशेंट में लिवर डिसफंक्शन होता है ना, उनमें इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, उनमें इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी इसके बाद हमारे पास है डुलोक्सिटीन, जो होता है हमारे पास ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और ये मॉडरेट इनहिबिटर होता है, क्या होता है ये, मॉडरेट इनहिबिटर होता है, ठीक है, किसका, साइटोक्रोम P2D6 आइसोएंजाइम का, ठीक है। फिर आप आ जाता है इसके बाद एक और ड्रग आ जाता है, वो जो मैंने आपको बताया था, वो लिवोमिल्नासिप्रिन, लिवोमिल्नासिप्रिन, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास डिप्रेशन को ट्रीट करता है, ठीक है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास आते हैं वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था, हेड एक, नोजिया, एनजाइटी, ड्राउजीनेस, यही सारी चीज़ें आ जाती थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे आपको अभी तक कुछ समझ रहे हैं तो मुझे पता कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बस ये आसान सा चैप्टर है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये नाम से कि जैसे ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट्स, वो हमारे पास ट्राई का मतलब कि ये ज़्यादा को इनहिबिट करेंगे, जैसे कि रिसेप्टर्स को मैंने बताया था, मस्कुलिनिक, हिस्टामिनिक और एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, इनको भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और रीअपटेक को भी इनहिबिट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास उसको क्या कहते हैं, मोनोमाइन ऑक्सीडेज हम इनहिबिटर देंगे, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इंजाइम जो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाता था उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, उसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद सेलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि हमारे पास क्या करवाता है, सेलेक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है सेरोटिन रीअपटेक को इनहिबिट करने की, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन से, इसमें याद रखने का। और सेलेक्टिव सेरोटिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर में याद रखिए कि दोनों की रीअपटेक के चैनल्स को बंद करवा देता है, ठीक है। और ये पेन रिलीफ में भी यूज़ होता है, ठीक है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स बाकी ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट्स की निस्बत कम होते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एक्टिविटी इसकी मस्कुलिनिक, हिस्टामिनिक और एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पे कम होती है। बस, तो बस इतना ही। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और जो भी कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।